हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछली क्लास जो हम लोग की हुई थी वो ऑफलाइन थी, जहाँ पे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर था उसको स्टडी कर रहे थे। लीनियर प्रोग्रामिंग में कुछ हमने क्वेश्चंस देखे थे, उनके थ्योरीज को हमने स्टडी किया था और हम लोगों ने क्लास में डिसाइड किया था कि अब इनकी जो आगे की जितने भी टॉपिक्स हैं उन लोगों को हम लोग ऑनलाइन ही क्लास लेंगे, जब तक ये कोविड का पेंडेमिक अभी चल ही रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ का हाल अभी ख़राब है, इसीलिए क्लास ऑफलाइन अभी लेना सही नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग इसको ऑनलाइन ही प्रेफर करेंगे। और जब तक इस तरह का सिचुएशन रहेगा तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लास ही लेंगे। ऑनलाइन क्लास में थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि YouTube पे वीडियो को अपलोड करना होता है डायरेक्टली। लाइव क्लास अभी हम लोग किसी एप्लीकेशन के थ्रू नहीं रन करवा रहे हैं, और YouTube पे क्लास को अपलोड करने के लिए उसको पहले रिकॉर्ड करना, फिर उसमें कुछ चेंजेस करना, फिर अपलोड करना, थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाता है। लेकिन हम लोग इसी तरह से क्लास को अभी कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़ा है हम लोग उसके आगे अभी पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है तो काइंडली रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को नहीं देखिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ा है तो आज जो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में थ्योरी को पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो बोर्ड के लिए, चाहे वो CBSE का हो चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, सिर्फ स्पेशली बोर्ड के लिए। LPP का यह कहीं भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग के 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और हर एक क्वेश्चन में हमने एक टाइप को डिस्कस किया था। उस टाइप में हमने पहला टाइप में ये देखा था कि जहाँ पे 3 या 4 कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे थे, वर्टेक्स मिल रहे थे, और उन सभी वर्टेक्स पे अलग अलग मैक्सिमम और अलग अलग मिनिमम वैल्यूज आ रही थी। उस पर हमने डायरेक्टली देखा था कि हमें कैसे उसका आंसर को लिखना है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड टाइप देखा जिसमें वर्टेक्स 3 या 4 वर्टेक्स हमें मिलते थे, फिजिबल रीजन के, कॉमन रीजन के, और उन वर्टेक्स में 2 ऐसे वर्टेक्स आते थे जिनमें सेम मैक्सिमम और सेम मिनिमम वैल्यूज आता था। हमने उसमें देखा था कि कैसे उसका आंसर को हमें लिखना है, और हमने वहाँ पे देखा कि उसमें आंसर जो होगा वो 2 ही पॉइंट्स नहीं होंगे, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो आज हम लोग का थ्योरी है LPP का, हम इसे लास्ट टॉपिक भी LPP का कह सकते हैं, क्योंकि LPP में बेसिकली 4 ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो 2 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है, फिर से मैं बता रहा हूँ। पहला टाइप का क्वेश्चन में आप जब टेबल बनाओगे, एक तरफ वर्टेक्स लिखोगे, एक तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखोगे, तो आप देखोगे कि 3, 4, 5 आपको वर्टेक्स मिलेगा। वो वर्टेक्स किसका होगा? फिजिबल रीजन, कॉमन एरिया का वर्टेक्स होगा। और आप देखिएगा कि उन सभी वर्टेक्स पे आपको अलग अलग मैक्सिमम और अलग अलग मिनिमम वैल्यूज मिलेंगी। तो आप डायरेक्टली आपसे जो मैक्सिमम पूछेगा, जो मिनिमम पूछेगा, आप डायरेक्टली उसमें से उसका आंसर बता सकते हो। फिर दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप में जब हम लोग वो टेबल बनाते हैं, ग्राफ के बाद जो हम लोग टेबल बनाते हैं, उस टेबल में एक साइड वर्टेक्स, एक साइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से, अभी तो 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 वर्टेक्स पे, एक से ज्यादा 2 वर्टेक्स पे इस बार सेम मैक्सिमम या सेम मिनिमम वैल्यू अगर आएगा, फिर उसका कैसा आंसर लिखना है, ये दोनों हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद तीसरा आज जो है यह ओपन एरिया पे बेस्ड है। ध्यान से समझिएगा इसको, यह जो क्वेश्चन है यह ओपन एरिया पे बेस्ड है और यह सबसे इंपॉर्टेंट है इस LPP का। LPP में बेसिकली यह 3 टाइप के क्वेश्चन है, और एक चौथा टाइप भी है, लेकिन वह चौथा टाइप बहुत ही इजी है, जिससे रिलेटेड कभी भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये लास्ट टॉपिक ही है LPP का। इसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना ये सीखेंगे, लेकिन सब में हमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी तीनों टाइप में से कुछ रहेंगे। अब क्या है इसको आगे देखते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। देखिए, यह NCERT का एग्जाम्पल 4 है। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 1, 2 और 3 क्लास के अंदर डिस्कस किया था। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है? डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर -50x + 20y। यानी कि हमें कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z बराबर -50x + 20y, और कह रहे हैं कि ग्राफिकली हमें डिटरमाइन करना है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, हमें
इस बार इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, फिर हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स जिन्हें हम एसटीसी कहते हैं, हमें 4 तरह के एसटीसीज दिए गए हैं और इन एसटीसीज का सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, इन कॉन्स्ट्रेंट्स का यूज करके हम लोग ग्राफ को बनाएंगे और उस ग्राफ से हम लोग ग्राफिकली यह बताएंगे कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली पढ़िएगा। ऐसा बिल्कुल ही नहीं कि इधर क्लास स्टार्ट कर दिए, वीडियो स्टार्ट कर दिए, फिर 15 मिनट 5 मिनट देखिए फिर उठ के चले गए। इससे अच्छा है उसी टाइम में पढ़िए जिस टाइम में कम से कम 1 आवर आपके पास टाइम हो और उस टाइम में आप बिल्कुल ही ना मोबाइल से उठें, उसको अच्छे से समझना। बीच में ब्रेक करके पढ़िएगा फिर फायदा नहीं। हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें देखो सबसे पहले कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चंस इसी ओपन एरिया पे पूछा है, तो जबकि बिहार बोर्ड में जो एलपीपी से क्वेश्चन आता है वो रेयरली ओपन एरिया से पूछते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं एलपीपी से ओपन एरिया से आएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से हमें ज़्यादा एडवांस स्टेप करने पड़ते हैं। अब इसको समझते हैं और आते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी कॉन्स्टेंट्स का टेबल बनाएंगे ताकि हम उन्हें एक्सिस पे ड्रॉ कर सके और उन लाइन को हम लोग ग्राफ पे डिनोट कर सके। तो बारी बारी से करके हम हर एक तीनों ही कॉन्स्टेंट्स का क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों ही कॉन्स्टेंट्स को टेबल बनाएंगे ताकि उन्हें ड्रॉ कर सके। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 जब हम लोग इसका टेबल बनाएंगे तब इनइक्वालिटी नहीं लेंगे, तब इक्वालिटी लेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए इक्वालिटी लिया जाता है। इनइक्वालिटी तो बस एरिया दिखाने के लिए होगा कि वो उससे ऊपर होगा या नीचे होगा। अभी ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या लेना है, इक्वालिटी। अब देखो इसका टेबल अगर हम बनाएंगे तो किस तरह से आएगा, एक्स वाई। देखिए x के जगह पे अगर यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर क्या आएगा, -5 होगा ना। 2 इंटू 0 यहाँ पे क्या बचेगा, -y बराबर -5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। अगर हम y के जगह पे 0 ले लेंगे तो x बराबर क्या बन जाएगा, -5/2, क्योंकि y 0 हो जाएगा तो 2x बराबर -5 होगा, x -5/2 होगा। सेकेंड जो है, अगर हम सेकेंड बात करें दूसरे इक्वेशन की, तो हम दूसरे इक्वेशन का भी कांस्टेंट का भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और वो कितना है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए x और y, x के जगह पे 0 लेंगे 3 इंटू 0 0, y बराबर क्या आएगा 3, y के जगह पे 0 लेंगे 3x बराबर 3, तो x बराबर कितना होगा 1। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे देखिए x और y, x के जगह पे 0 लेंगे, -3y बराबर 12, तो y बराबर कितना आएगा, -4, क्योंकि 2x 0 है तो 2 इंटू 0 0, -3y -3 नीचे आएगा तो 3 4 12 माइनस आ जाएगा। y के जगह पे 0 लेंगे तो -3 बराबर, y के जगह पे 0 लेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, की -3 इंटू 0 0, 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा 12/2, जो कितना हो जाएगा 6। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ पे इन सबको बारी बारी से हम प्लॉट करेंगे। देखिए समझिएगा अच्छे से। देखो अब हमें क्या करना है, इस जगह पे ये हम लोग का हो गया ओरिजिन। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम पहले का बनाते हैं, y का वैल्यू कितना लेना है 5। देखिए y का वैल्यू 5 मान लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया 0,5 और x का वैल्यू कितना लेना है -5/2। देखो 2 2 4 मतलब 2.5, माइनस में 2.5 मान लीजिए ये है -5/2, 0 माइनस में है ना, ये -2.5 होगा, इधर होगा। तो एक लाइन जो है वो इन दोनों पॉइंट से होके पास करेगा, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से होके ऐसे पास करेगा। ठीक है,
ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स के पास कर गया। अब हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर कांस्टेंट को रखना है, और यह कांस्टेंट कितना है, इसमें इस लाइन के ऊपर इस इक्वेशन को नहीं रखना, अब कांस्टेंट को रखना है। ये कितना है, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब देखो ये जो लाइन है, अब ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, या तो अपने से नीचे के एरिया को या अपने से ऊपर के एरिया, मतलब इस लाइन के नीचे के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा या इससे इधर के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, अपर हाफ को या लोअर हाफ को। कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए क्या करेंगे हम, x और y की जगह पे किसको रखेंगे, 0 0 को। जैसे देखिए x की जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 2 × 0 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 × 0, माइनस y की जगह पे भी 0 रखें तो -0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, -5। देखिए होल पार्ट 0 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। क्या ये बात सही है, हाँ बिल्कुल ही सही है। देखिए जब हमने x और y के जगह पे 0 0 रखा तो जो रिजल्ट आएगा हम देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट सही है। अगर ये रिजल्ट सही होगा तो इसका एरिया 0 0 की तरफ होगा, और रिजल्ट अगर सही नहीं होगा तो इसका एरिया अपोजिट होगा। ठीक है, देखिए 0 इज ग्रेटर देन -5, ये बात सही है। 0 -5 से बड़ा होता है, 0 नेगेटिव से बड़ा होता है, यह बात सही है। इसका एरिया किधर आ जाएगा, नीचे ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये रिजल्ट सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकेंड अगर हम बात करें, जो दूसरा हम लोग का इक्वेशन है वो है ये वाला। इसमें देखिए y की वैल्यू 3 है, तो अगर 5 है तो 3 का वैल्यू इससे नीचे होगा, ये हो जाएगा 0,3, 5 से तो नीचे ही होता है। और x की वैल्यू कितनी है, 1, x की वैल्यू 1, जैसे मान लीजिए ये हो गया 1,0। अब दूसरा लाइन यहाँ से पास करेगा, इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ दूसरा लाइन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस लाइन के ऊपर भी इसके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है। इसका सेकेंड कांस्टेंट कौन सा है, 3x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखिए इसका भी एरिया होगा, या तो इसके इधर होगा या इधर होगा, या तो अपर एरिया होगा या लोअर। कैसे पता चलेगा कि ये अपर एरिया में जाएगा कि लोअर में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन x और y के जगह पे 0 0 को रखेंगे। अगर x और y की जगह पे 0 0 को रखें और 0 0 को रखने के बाद, ओरिजिन को रखने के बाद यह रिजल्ट सही आएगा, तो इसका एरिया ओरिजिन की तरफ, नहीं तो अपोजिट टू द ओरिजिन। देखिए अब जैसे x के जगह पे 0 रखें, 0 0 इन द सेंस ओरिजिन को पुट करने की बात करना क्या है, और y भी 0 रखें, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3। देखो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 0 + 0 क्या होगा, 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ये बात सही है, बिल्कुल ही गलत है, ये रिजल्ट गलत है। 0 3 से बड़ा नहीं होता है। अगर यह रिजल्ट गलत है, 0 तो 3 से बड़ा नहीं है, यानी कि यह एरिया 0 0 की तरफ नहीं देगा, इसका एरिया किधर आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें ये देखिए y की वैल्यू -4 है, यानी कि नेगेटिव में लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू हम ले रहे हैं 0, -4, y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 6 है। मान लीजिए यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ, ये हो गया 6,0। देखिए अब जो लाइन होगा वो इन दोनों पॉइंट से होके ऐसे पास करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस 6,0 से पास करेगा। अब देखो इसके ऊपर वापस से हम कांस्टेंट को रखते हैं। ये इक्वेशन किस कांस्टेंट से, याद रखिएगा इसके ऊपर कांस्टेंट को लिखते हैं। ये कौन सा कांस्टेंट है, 2x - 3y इज लेस देन 12। ठीक है, अब मुझे देखना है कि क्या इसका एरिया इसके अपोजिट है या इससे नीचे है। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, x और y के जगह पे ओरिजिन को रखना होगा, 0 0 को रखना होगा। तो x के जगह पे अगर 0 रखेंगे तो 2 × 0, और y के जगह पे 0 रखेंगे 3 × 0 इज लेस देन 12। 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। क्या ये बात सही है, क्या 12 0 से सच में सही है, हाँ बिल्कुल सही है। हम लोग जानते हैं कि 12 0 से बड़ा होता है, 12 इज ग्रेटर देन 0, और यह रिजल्ट भी वही आ रहा है कि 12 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो रिजल्ट आ रहा है वह सही बात है। इसीलिए इसकी जो एरिया हो जाएगी वो कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ। इसकी जो एरिया होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये चौथा जो कांस्टेंट है, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ये x और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इस x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि जो हम कॉमन एरिया निकालेंगे
वह कॉमन एरिया फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में निकालेंगे। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालेंगे? सेकंड, थर्ड या फोर्थ में कॉमन एरिया क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि चौथा कांस्टेंट हमारा x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 है, जिसका मतलब ये है कि x और y कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसी तरह से हम जानते हैं चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? x y दोनों पॉजिटिव होता है, यानी कि जो हमें कॉमन एरिया निकालना है वह कॉमन एरिया हम लोग किस क्वाड्रेंट में निकालेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका सिर्फ इतना ही काम है, x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 का सिर्फ इतना ही काम है कि हमें जो भी कॉमन एरिया निकालना है वो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में? ये कहीं पे ड्रॉ नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पे कॉमन एरिया डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया इसमें कॉमन होगा। ठीक है, उस कॉमन एरिया के बाद ही हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू बता सकते हैं। देखिए, और कॉमन एरिया कौन से क्वाड्रेंट में देखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड में नहीं देखना है। क्यों? फर्स्ट में क्यों? क्योंकि x और y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और x और y पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए, अब कॉमन एरिया की बात कर रहे हैं तो देखिए इसका एरिया क्या कह रहा है? नीचे, ठीक है, नीचे, चलो ठीक है। इसकी एरिया क्या कह रही है? ऊपर, ये ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कॉमन एरिया लेना है जो दोनों में कॉमन हो। और ये वाला कह रहा है इससे ऊपर, यानी कि कॉमन एरिया कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कॉमन एरिया में कौन सा है? ये जो एरिया है जिसे मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ये एरिया, ये सब एरिया किसके अंदर आ रहा है? कॉमन एरिया। ये एरिया आ रहा है कॉमन। एकदम अच्छे से समझना। देखो, और जो भी डाउट हो या तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा या फिर मैसेज कर लीजिएगा, नहीं तो जब क्लास खुलेगी संडे को इसमें आके डॉट पूछ लीजिएगा। देखो, ये सब एरिया जो है ये कॉमन एरिया है। ये एरिया कॉमन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एरिया इसके इधर से शुरू हो रहा है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉमन तो नहीं है। इसका एरिया तो इसके बाद शुरू हो रहा है, इसमें तो इसका एरिया आ ही नहीं रहा है, तो हम इसको कैसे ले सकते? नहीं ले सकते। ये सब एरिया क्यों नहीं आएगा? ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये वाला एरिया में इसका इसके इधर है, तो हमें वो एरिया लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन है। ये सब एरिया क्यों नहीं लिए? ये सब में भी तो कुछ कुछ कॉमन है, लेकिन ये एरिया इसलिए नहीं है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। ये एरिया सेकंड में आ गया, ये थर्ड, फोर्थ, इन सब में चला गया। हमें कॉमन एरिया फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में देखना है। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है? क्योंकि x और y क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और x y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई बात समझ में? अगर आपको कॉमन एरिया को समझने में दिक्कत हो तो वापस से वीडियो को पीछे करके देख लो। मैं फिर से वैसे एक बार बता देता हूँ। देखो, कॉमन एरिया में इसका एरिया क्या है? नीचे, इसका एरिया है ऊपर। ये नीचे और इसका ऊपर, यानी कि अभी इन दोनों के बीच में हुआ और ये ऐसे है, तो यानी कि यही बीच वाला हुआ, इसके इधर तो होगा नहीं, और ये बीच वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ही एरिया होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। समझ में आएगा? अब देखो, जब हमारा कॉमन एरिया निकल जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है? इस कॉमन एरिया के बाद हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल की मदद से हम बताएंगे कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा और कैसे मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो चूंकि स्पेस पूरा भर चुका है, इसीलिए पहले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं ये फिगर तो रहने दूंगा, बाकी सारी चीज़ों को मैं इरेज कर दूंगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहले पॉज कर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया, अब आगे देखते हैं। देखो, हमने क्या किया? उन कॉन्स्ट्रेंट्स की मदद से हमने टेबल बनाया और टेबल की मदद से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस ग्राफ के बाद हम एक टेबल बनाएंगे और यह टेबल के अंदर हम लोग किसको लिखते हैं पता होगा आप लोग को। बहुत अच्छे से ये बात पता होगा कि टेबल के अंदर हमें किसे लिखना है? वर्टेक्स को और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अब देखिए, कौन से वर्टेक्स को और किस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना है ये मैं बताता हूँ। देखो, इसमें हमें क्या लिखना है? वर्टेक्स। इसमें हमें लिखना है वर्टेक्स, और यहाँ पे हमें लिखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना दिया गया है? -50x + 20y। क्लियर? या ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे है ही, z बराबर कितना? -50x + 20y। अगर यहाँ पे दिखने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे समझिए मैंने यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है, -50x + 20y। आप यहाँ से लिख के इसमें देख सकते हैं। ये मैंने वर्टेक्स लिखा है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है। अब देखो, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या क्या ये जो कॉमन एरिया आया है, यह कॉमन एरिया में कौन कौन सा वर्टेक्स है? देखो, यह कॉमन एरिया किन किन वर्टेक्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे फिजिबल रीजन कहते हैं। ये सब मैंने बताया क्लास के अंदर। यह फिजिबल रीजन जो है किन किन वर्टेक्स से मिलकर बन रहा है? देखो, एक ये वर्टेक्स है,
दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। यानी कि 4 पॉइंट से 4 वर्टेक्स से मिलके बन रहा है। एक है 0,5, दूसरा है 0,3, तीसरा है 1,0 और चौथा है 6,0। अब हम इन पे वैल्यूज को रख के चेक करते। देखिए अगर आप इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x और y को, मतलब कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट x होता है, दूसरा y होता है। तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो -50 इंटू 0 कितना होगा 0, और 5 y के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो 20 इंटू 5 कितना होगा 100। यानी कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि x के जगह पे हमने क्या रखा 0। सेकेंड अगर हम बात करें, हम x के जगह पे इस बार 0 रख रहे हैं तो -50 इंटू 0 0, प्लस y के जगह पे कितना रख रहे हैं 3, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60। यानी कि z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। फिर अब हम लोग z के जगह पे 1 और 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x के जगह पे 1 रखे, y के जगह पे 0, तो ये कितना हो जाएगा -50, क्योंकि y तो 0 है तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस बार हम लोग x के जगह पे 6 रखेंगे, y के जगह पे 0, तो y वाला पार्ट 0, और x के जगह पे 6 रखेंगे तो कितना आएगा -300। देखिए अब हम देख रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है -300, लेकिन वो किस पॉइंट पे आ रहा है 6,0। तो अगर हमारा यह एरिया ओपन नहीं होता, देखो ये फिजिबल रीजन ओपन है, इधर तो ऐसे चलता ही जा रहा है, जबकि पीछे वाले 2 क्वेश्चंस में जो हमने क्लास के अंदर किया था, आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे एरिया कैसे थे, वह क्लोज एरिया टाइप थे। वो उन सब एरिया में क्या था, वो क्लोज एरिया थे, जबकि ये एरिया कैसा है ओपन है। तो अगर एरिया क्लोज होता, ध्यान से समझना इस बात को, अभी क्या बता रहे हैं कि अगर यह एरिया क्लोज होता तो हमारा यही आंसर होता, z बराबर -300 एट x बराबर 6 एंड y बराबर 0। समझ में आई बात। हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बताना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू बताना है। समझ में आ रही बात। तो हमने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकाला जो कितना है -300, किस पॉइंट पे x6 और y0 पे। तो ये हमारा आंसर हो जाता z बराबर -300, लेकिन ये तब होता जब हमारा एरिया क्या होता क्लोज। अब एरिया इस बार क्लोज नहीं, एरिया इस बार ओपन है। तो अगर हमारा एरिया ओपन होगा तो हम 1-2 स्टेप और इसमें ट्राई करेंगे, हम सिर्फ यहीं पे आंसर नहीं बोलेंगे। अब हमें 1-2 स्टेप और आगे जाके देखना होगा कि क्या सही में ये आंसर है या कुछ और होगा। आई बात समझ में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि क्या ये -300 ही इसका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा या कुछ और भी इसका मिनिमम वैल्यू होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें चेक करना है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है। हमें ये चेक करना है, हमें क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। इसकी मिनिमम वैल्यू -300 निकली, लेकिन चूंकि एरिया ओपन है तो हमें ये श्योर होना है कि क्या ये बात सही है या कुछ और भी इसका ऑप्शन हो सकता है, -300 से और भी छोटा हो सकता है मिनिमम वैल्यू। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे जो किसको मिलके बनेगा, इस मतलब एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जो किससे बनेगा, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। कैसे, ध्यान से देखिए, -50x प्लस 20y इसको लेंगे और इस टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है -300। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब इन दोनों को यूज करके कांस्टेंट बनाना है। इस कांस्टेंट में यहां पे हम साइन लेस देन का देंगे। क्यों लेस देन का देंगे, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज क्यों करना है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमाइज करना होगा। अगर मिनिमाइज करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेस देन साइन के साथ लेंगे। ठीक है, और अगर मैक्सिमाइज, सपोज इस क्वेश्चन में हमें क्या था मैक्सिमाइज करने के लिए, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या था, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को देखते। मैक्सिमम वैल्यू कितना है 100। तब हम क्या करते, -50x प्लस 20y इज ग्रेटर देन 100 करते। ये कब करते, जब हमें कहता कि इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। मिनिमम वैल्यू कितना निकला टेबल में, -300।
और हमें मिनिमाइज करना है, इसीलिए हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किसके साथ ले रहे हैं, लेस देन के साथ ले रहे हैं। यहाँ की बात समझ में आ गई। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं क्योंकि हमारा एरिया जो है वो कैसा एरिया है, ओपन एरिया है। कैसा एरिया है, ओपन। हमारा फिजिबल रीजन ओपन है, इसीलिए हम एक स्टेप और आगे आ रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ कांस्टेंट बनाएंगे उसमें इक्वालिटी बिल्कुल नहीं लेना है हमें। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिंपलेस्ट कांस्टेंट में लेके आएंगे। यहाँ पे क्या मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, -10 अगर कॉमन ले लें तो ये 5x बनेगा, और -10 कॉमन ले लेंगे तो ये 2y बनेगा। ये लेस देन कितना है, -300। इस -10 को उधर लेके जाएंगे तो 5x - 2y। और मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि जब भी माइनस का साइन एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, अपोजिट हो जाता है। देखो अभी ये लेस देन है, अब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, है ना। अब ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये हो जाएगा -300 बाई -3। ध्यान समझना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब ये कितना बन जाएगा, 5x - 2y इज ग्रेटर देन 30। समझ में आई बात। अब देखो एक बार फिर मैं वापस बता रहा हूँ यहाँ पे लेस देन क्यों लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, मिनिमम वैल्यू के लिए। मिनिमम वैल्यू के लिए कह रहा है, इसका मतलब मिनिमाइज करना है। मिनिमम वैल्यू के लिए कहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन लोगे और उस टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू लोगे और उसको लेस देन साइन के साथ लोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेस देन साइन के साथ। और अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए कहता तब भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते, लेकिन इस बार कौन सा वैल्यू लेते, मैक्सिमम वैल्यू लेते, जैसे 100, और साइन कौन सा लेते, ग्रेटर देन का। आई बात समझ में, देखो यहाँ तक हमारा बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट को भी दोबारा हमें इसके ऊपर दिखाना है। इस कांस्टेंट को हमें दोबारा इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है और तब जाकर हमें पता चलेगा इसकी एग्जैक्टली मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब इसको जो हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका टेबल बनाएंगे। हाँ, इसका टेबल बना के चेक करेंगे कि ये कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। x के जगह पे अगर 0 लेंगे, टेबल बनाने के समय हमें ध्यान में होना चाहिए कि जब हम टेबल बनाएंगे तब 5x - 2y बराबर 30 मन में सोचेंगे। आई बात समझ में। x के जगह पे 0 लेंगे तो 2y बराबर, x के जगह पे 0 लेंगे तो -2y बराबर 30 होगा। -2 नीचे आएगा तो y बराबर 30y - 2, जो कि कितना हो जाएगा, देखिए x और y, x के जगह पे 0 लेंगे तो y कितना होगा, -15, और y के जगह पे 0 लेंगे तो y के जगह पे अगर 0 ले लेंगे तो 5x बराबर 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। यानी कि अगर हम इसको ड्रॉ करें तो y की वैल्यू हमें -15 लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, मान लेते हैं कि यही वैल्यू हो गया 0, -15, और y x की वैल्यू कितनी लेनी है, 6। यानी कि यही वो पॉइंट है, देखिए x बराबर 6 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन को खींचना है जो यहाँ से पास करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इस बार जो हमारा कांस्टेंट है ये है और इसके नीचे इक्वालिटी नहीं है। अगर इसके नीचे इक्वालिटी नहीं होगा तो यह कांस्टेंट का लाइन डॉटेड बनेगा। जैसे यह सब लाइन मैंने डॉटेड लाइन नहीं बनाया, मैंने एकदम बोल्ड लाइन बनाया है, क्योंकि हर एक कांस्टेंट के नीचे में इक्वालिटी था। जितना कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया गया था सबके नीचे ध्यान से देखिएगा तो हर एक कांस्टेंट के नीचे क्या है, इक्वालिटी है, इसीलिए बोल्ड लाइन बना। जैसे ये भी कांस्टेंट इक्वालिटी है इसीलिए बोल्ड बना, इसके नीचे भी इक्वालिटी है इसीलिए बोल्ड बना, इसके नीचे भी इक्वालिटी है इसीलिए बोल्ड बना। जबकि इस कांस्टेंट के नीचे इक्वालिटी नहीं है, यह डॉटेड लाइन बनेगा। ठीक है, यानी कि अब जो हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे वो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ऐसे करके एक लाइन आएगा और यह लाइन जो बनेगा, यह लाइन डॉटेड लाइन बनेगा। एकदम ध्यान से समझिए, यह लाइन डॉटेड लाइन बनेगा। यह डॉटेड लाइन क्यों बना, क्योंकि ये जो कांस्टेंट का लाइन था वो कांस्टेंट ये है और इसके नीचे इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए डॉटेड लाइन बनेगा। अब देखिए इसके ऊपर हम लोग कांस्टेंट को रखते हैं तो ये कितना कांस्टेंट है, 5x - 2y इज ग्रेटर देन 30। ये 5x - 2y इज ग्रेटर देन 30 है। अब मुझे चेक करना है कि इसका एरिया किधर है, इधर या इसके अपोजिट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x और y के जगह पे 0 0 रखेंगे तो 5 × 0 -2 × 0 इज ग्रेटर देन, सॉरी इक्वालिटी, यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगी,
0 इज ग्रेटर देन क्या होगा 30। देखिए 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 30। देखिए क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल ही गलत है। जो हमारा रिजल्ट आया ये गलत है। 0 कभी भी 30 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो एरिया होगा ये किधर आएगा? इसका एरिया अपोजिट आएगा, इसका एरिया अपोजिट आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब हमने क्या किया देखो एक बार बहुत अच्छे से समझना। जब हमने देखा कि हमारा एरिया ओपन है तो हमने टेबल से मिनिमम वैल्यू निकाला। अब टेबल से मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सही में मिनिमम वैल्यू है या कुछ और पॉसिबल होगा। कब? ये तब करेंगे, हर एक क्वेश्चन में नहीं करेंगे, उसी क्वेश्चन में करेंगे जिसमें हमारा ग्राफ कैसा आएगा? ओपन एरिया में आएगा। और यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने कांस्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यूज करके और उस मिनिमम वैल्यू को यूज करके एक नया कांस्टेंट बनाएंगे। उसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन डिपेंड करेगा इस मिनिमम क्वेश्चन के मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पे। जैसे इसमें क्या रहता है मिनिमम वैल्यू, इसीलिए लेस देन का यूज करके बनाए। ठीक है, अब ये आ गया। वापस हम इसको चूंकि इसके नीचे इक्वालिटी नहीं लेंगे, हमेशा जब भी ये बनेगा इसके नीचे इक्वालिटी नहीं लेंगे और हम इसे अब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब हम अब इसे ड्रॉ कर दिए तो हमने देखा कि इसका एरिया इधर आ गया। अब देखो इसका एरिया जो है वो पहले फिजिबल रीजन के एरिया के साथ क्या हो गया? कॉमन आ गया। ध्यान से समझना इस बात को। क्या अभी कह रहे इसको देखो, पहले जो फिजिबल एरिया था, ध्यान से समझो, पहले जो फिजिबल एरिया था, ध्यान से समझिए, पहले जो फिजिबल एरिया था उसका ये यहां से लेके एरिया था, पहले जो फिजिबल एरिया था उसका यहां से था, और अब जो ये नया कांस्टेंट है इसका एरिया क्या आ रहा है? यहां से नीचे। आई बात समझ में? पहले जो फिजिबल एरिया था उसका एरिया यहां से था और नए कांस्टेंट का एरिया ये आ गया, यानी कि दोनों में कुछ एरिया कॉमन आया। मतलब क्या कि जो नया कांस्टेंट बना इसका भी कुछ एरिया कॉमन आया, मतलब इसका जो कुछ वो एरिया था वो एरिया पुराने फिजिबल वाले रीजन एरिया से क्या हो गया? कॉमन हो गया। आई बात समझ में? पहला जो फिजिबल रीजन का एरिया था ये पूरा एरिया था ना, अब ये नया कांस्टेंट का एरिया इसके नीचे आया है, तो ये जो एरिया है ये पुराने वाले फिजिबल रीजन के एरिया से इतना दूर, दोनों में क्या है? कॉमन। अगर दोनों में अगर नए वाले कांस्टेंट का, जो कांस्टेंट आपने नया कांस्टेंट बनाया है किसका यूज करके? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज करके, जो नया कांस्टेंट आपने बनाया है, अगर इस नए कांस्टेंट का एरिया पुराने वाले फिजिबल रीजन के एरिया के साथ कुछ भी थोड़ा एरिया भी, एक पॉइंट भी अगर कॉमन हो जाएगा तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ना ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, ध्यान से समझिएगा। इस अगर नए कांस्टेंट का कॉमन, अगर नए कांस्टेंट का एरिया और पुराने वाले फिजिबल रीजन का एरिया दोनों ही कॉमन हो जाए, नए कांस्टेंट का एरिया पुराने वाले फिजिबल रीजन का एरिया अगर दोनों ही कॉमन हो जाएंगे तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा। और अगर यह कॉमन नहीं होगा, अगर आपने जो नया कांस्टेंट बनाया, अगर आपने नया कांस्टेंट बनाया और वह नया कांस्टेंट का एरिया पुराने वाले फिजिबल रीजन के एरिया के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो जो आपका मिनिमम वैल्यू निकला होगा इसके अंदर वही वैल्यू आपका क्या बनेगा? मिनिमम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या बोले? एक बार दोबारा समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे, ध्यान से समझिए। हमें जब भी ओपन एरिया में क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमें ओपन एरिया में एक स्टेप आगे बढ़ना रहता है। हम टेबल तो बना लिए, लेकिन हमें ये चेक करना है कि टेबल के अंदर जो हमारा ये आंसर है क्या ये सच में इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू है या और भी कुछ हो सकता है। इसके लिए हम एक नया कांस्टेंट बनाए, किसका यूज करके? इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का और इसके मिनिमम वैल्यू का यूज करके, और इस नए कांस्टेंट का हमने ड्रॉ करके एरिया देखा। अगर यह नए कांस्टेंट का एरिया पुराने फिजिबल के एरिया के साथ कुछ भी कॉमन आएगा तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका एरिया पुराने वाले के, नए कांस्टेंट का एरिया पुराने वाले फिजिबल रीजन के साथ कॉमन नहीं आएगा तो जो मिनिमम वैल्यू आपका निकला होगा किसके अंदर? इस कांस्टेंट मतलब इस टेबल के अंदर निकला होगा, वही उसका क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग आंसर में लिख देंगे क्या? यहाँ पे आंसर में हमें लिखना है कि सिंस एरिया ऑफ न्यू कांस्टेंट
एरिया ऑफ न्यू कॉन्स्टेंट, कौन सा है एरिया कॉन्स्टेंट, 5x minus 2y is greater than 30 is common with feasible reason, is common with feasible reason, hence z means ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, z has no minimum and चूंकि इसमें सिर्फ मिनिमम के ही बारे में पूछ रहा है तो सिर्फ हम मिनिमम के ही बारे में लिखेंगे, z has no minimum value exist, no minimum value exist, इसका कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में। और अगर यह एरिया कॉमन नहीं होता फिर इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता, -300, और तब आंसर हम क्या लिखते, तब लिखते सिंस एरिया ऑफ न्यू कांस्टेंट इज नॉट कॉमन विद फिजिबल रीजन, अगर कॉमन नहीं आता तो क्या लिखते, नॉट कॉमन विद फिजिबल रीजन, एंड हेंस z हैज, एंड हेंस क्या लिखते, z हैज मिनिमम वैल्यू, जो कितना हो जाता है, z बराबर -300। समझ में आई बात, क्या कह रहे हैं समझ में आया। देखिए हो सकता है कि इसमें आपका डॉट हो, अगर डॉट होगा तो एक बार कॉल करके पूछ लीजिएगा, अगर नहीं हो तो फिर जब संडे को क्लास खुलेगी उसमें आप हमसे ये पूछ लीजिएगा, तब तक आप इसको नोट कीजिए। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है, एक और टाइप हम लोग का बच जाएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट आगे आके कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है इसके अंदर आपको डॉट आए तो कॉल करके पूछ लो, नहीं तो संडे को आइएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो भी डॉट रहेगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। पर ध्यान से समझिए, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि ये एरिया जो नया कांस्टेंट का एरिया है, ये अगर पुराने वाले के साथ कॉमन है तो ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा ना मिनिमम, लेकिन मान लीजिए कि यह इस तरह से डॉटेड लाइन ऐसे निकल जाता है, जैसे सपोज मानो यह लाइन ऐसे करके ऐसे निकलता, ये या फिर इस तरह से ऐसे निकलता और उसका एरिया नीचे होता, तो फिजिबल रीजन का एरिया यहाँ था, नया कांस्टेंट का एरिया अगर नीचे होता तो कुछ कॉमन नहीं होता, तो यही इसका आंसर होता। आई बात समझ में, इसको नोट कीजिए, एक और टाइप बच गया उसको देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह एग्जांपल 5 और लास्ट एग्जांपल हम लोग का एलपीपी का है। अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग का एलपीपी का सारा क्वेश्चन का जो टाइप है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज को बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम होगा संडे को आके हर एक प्रॉब्लम को हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन तब तक एक बार आप कॉपी को स्टार्टिंग से पहला एग्जांपल जहां से मैंने एलपीपी पढ़ाया है वहां से लेके वापस आप ये एग्जांपल जब कंप्लीट होगा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो डॉट है उसको पूछ लीजिएगा और आप तब तक एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट कर लीजिए। 12.1 को पहले बनाएंगे हम लोग, फिर जब 12.1 कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट हम लोग 12.2 के लिए आएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें कह रहा है मिनिमाइज करने के लिए, क्लियर। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z बराबर 3x + 2y दिया है और कह रहा है इस z बराबर 3x + 2y को, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कीजिए, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमाइज का मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी है। जिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के STC हमें दिए गए हैं x + y > 8, 3x + 5y <15 एंड x and y > 0, क्लियर। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को पहले देखते हैं। देखिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी STC का टेबल बनाना है। तो जैसे मान लीजिए पहले x + y = 8, इसका टेबल हमें बनाना है। तो अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो x और y, x के जगह पे 0 लेंगे y 8 मिलेगा, y के जगह पे 0 लेंगे तो x भी कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। दूसरा हम लोग का क्या है, 3x + 5y = 15। फिर हम इन कॉन्स्टेंट्स का क्या करेंगे, इन कॉन्स्टेंट्स का यहाँ पे टेबल बनाएंगे। x है, y है, x के जगह पे 0 लेंगे, y 5y = 15 तो y बराबर कितना आएगा 3, y के जगह पे 0 लेंगे, 3x = 15, x बराबर कितना आएगा 5, क्लियर, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, किसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y एक्सिस को पहले हमने ड्रॉ किया। अब इसके साथ हम यहाँ पे ओरिजिन लेते हैं 0, 0, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको बनाते हैं, x का 0, y का 8, मान लीजिए ये हमने ले लिया 0, 8, ठीक है।
और x का भी 8 लेना है तो यहाँ पे ले लिए 8,0, दोनों का हमने ले लिए, x भी और y भी दोनों ले लिए, यानी कि एक लाइन यहाँ से पास करेगा। ठीक है, हमने यहाँ से पास करा है। इसके ऊपर हम कांस्टेंट को लिखेंगे, क्या है हमारा, इसी इक्वेशन का है तो इसके कांस्टेंट को लिखेंगे x + y > 8। ठीक है, अब इसका एरिया किधर होगा, तो इसके लिए x और y के जगह पे 0 0 को रखेंगे तो x भी 0 y भी 0, 0 + 0 > 8, 0 > 8। अब देखिए क्या 0 जो है, जो हमारा रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट सही है, क्या 0 रियल में 8 से बड़ा है, नहीं, ये बात गलत है, 0 कभी भी 8 से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए इसका एरिया इसके अपोजिट जाएगा और ओरिजिन के अपोजिट जाएगा। दूसरा हम किसका देखेंगे, इसका, इसमें देखिए y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू अगर हम 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे 0,3 हो गया, और x का वैल्यू कितना लेना है 5, तो 5 इससे पहले आएगा, ये हो गया 5,0। अब एक लाइन यहाँ से भी पास करेगा, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस पे भी कांस्टेंट लिखते, तो ये कौन सा कांस्टेंट हो गया, 3x + 5y > 15, और यहाँ पे हम x और y की जगह पे 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 5 × 0 0, होल टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि 0 + 0, क्योंकि x के जगह पे भी 0 रख रहे हैं तो 3 × 0 0, y के जगह पे भी 0 रख रहे हैं 5 × 0 0, 0 + 0 < 15, यानी कि 0 < 15। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जो हमारा रिजल्ट आया यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिजल्ट गलत है, जबकि ये रिजल्ट क्या है, सही है, 15 0 से बड़ा होता है और हमारा रिजल्ट भी वही आया है, 15 > 0, यानी कि इसकी जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगी, इस ओरिजिन की तरफ। अगर 0 0 को रखने के बाद वो सेटिस्फाइड कर जाएगा तो एरिया ओरिजिन की तरफ, नहीं तो अपोजिट टू द ओरिजिन। और ये x > 0 और y > 0 का मतलब क्या है, जो हमें कॉमन एरिया देखना है वो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप ध्यान से जरा देखिए, इस वाले को देखो, इसका एरिया अपोजिट है, इसका एरिया इस लाइन से ऊपर है और इसका एरिया नीचे है, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। ये लाइन अपना एरिया उधर दे रहा है, ये लाइन अपना एरिया इधर दे रहा है, यानी कि दोनों में कुछ एरिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें देखना है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम इस एरिया में देखेंगे तो इसका हिस्सा तो आ रहा है, पर इसका हिस्सा तो आ ही नहीं रहा है, तो नीचे है। इसकी बात करें तो इसमें ना तो इसका ही एरिया आ रहा है ना इसका, ये भी नहीं होगा। और इसकी बात करें तो इसमें इसका एरिया तो आ रहा है पर इसका नहीं आ रहा है, क्योंकि अपोजिट है, इसमें कोई भी एरिया कॉमन आया ही नहीं। ऐसे कंडीशंस में जब इस हमें दिखेगा कि हम उन ग्राफ्स को, मतलब इन कांस्टेंट्स को यूज करके इक्वेशन बनाएंगे और कोई फिजिबल रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिनके कांस्टेंट्स का, ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिनके कांस्टेंट्स का कोई फिजिबल रीजन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, वैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का ना तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। यानी कि सीधा इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे, सिंस नो फिजिबल रीजन is obtained, since no feasible reason is obtained, hence z has no maximum and क्योंकि यहाँ पे हमें मिनिमाइज करने के लिए कह रहा है तो सिर्फ हम मिनिमाइज के बारे में लिखेंगे, hence z has no minimum value exist, hence z has no minimum value एग्जिस्ट। ये मिनिमाइज हो ही नहीं सकता, z का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी फिजिबल रीजन नहीं एग्जिस्ट किया। इसका एरिया ऊपर है, इसका एरिया नीचे है, क्या। तो आप इसका सही आंसर लिखना। यही हम लोग का लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्वेश्चन था। एलटीपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, जितने भी टाइप के थे। अब बचता हम लोग का एक्सरसाइज। उन एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं 4 टाइप में से होंगे। एक टाइप हमने क्लास के अंदर, 2 टाइप हमने क्लास के अंदर किया और 2 टाइप को हमने आज कवर किया है। इन्हीं पे है, आप एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करिएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप या तो मुझे कॉल करके पूछ लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा इसको रिप्लाई करने का, कि अगर यहाँ से समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो संडे को जब क्लास खुलेगी आप उसको नोट करके रखिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।